तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी असल जिंदगी की मेडिकल मिस्ट्री को डिकोड करने जा रहे हैं जो सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह पूरी तरह से सच है। जरा सोचिए, एक बेहद आलीशान क्रूज शिप जिस पर लोग अपनी छुट्टियां मनाने निकले हों और अचानक वही जहाज एक तैरते हुए कब्रिस्तान यानी एक घोस्ट शिप में बदल जाए। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रहस्यमयी और साइलेंट किलर की जो दशकों से हमारे बीच मौजूद है और जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया है। इस साइलेंट किलर का नाम है हंता वायरस। आज हम मिलकर समझेंगे कि आखिर ये वायरस हमारे शरीर में करता क्या है, इसका चौंकाने वाला इतिहास क्या है और सबसे बड़ी बात, ये असल में कितना बड़ा खतरा है। अप्रैल 2026 में शुरू हुए इस खौफनाक सिलसिले की टाइमलाइन को अगर हम देखें तो कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल को। अर्जेंटीना के शहर उशवाया से एक शानदार क्रूज जहाज अंटार्कटिका के सफर पर निकलता है। जहाज पर 23 देशों के करीब 150 लोग सवार थे। शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट था, पार्टियां, मौज मस्ती, सोशलाइजिंग। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर एक भयानक बुरे सपने में बदलने वाला है। फिर आता है 11 अप्रैल। एक 70 साल के डच यात्री को अचानक तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है और जहाज पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद उसी यात्री की पत्नी साउथ अफ्रीका से नीदरलैंड जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है, लेकिन वहां अचानक गिर पड़ती है और 26 अप्रैल को उसकी भी जान चली जाती है। इसके बाद जहाज पर एक जर्मन महिला की तबीयत बिगड़ती है और वो भी नहीं बच पाती। समंदर के बीचों बीच ये अचानक और रहस्यमयी मौतें किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। जैसे जैसे जहाज पर रहस्यमयी मौतों का सिलसिला बढ़ा, 2 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को तुरंत इस संकट की जानकारी दी गई। उन्होंने बिना समय गवाए टेस्ट कंडक्ट करवाए और फिर जो डायग्नोसिस निकल कर आया उसने दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी। ये हंता वायरस था। और इस पूरी कहानी की सबसे डरावनी बात क्या है? इस वायरस के लिए आज तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई सटीक इलाज नहीं है। दुनिया भर के साइंटिस्ट पिछले 70 सालों से इस वायरस को जानते हैं, लेकिन आज तक कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन या एंटीवायरल दवा इसके लिए नहीं बन पाई है। अगर कोई इससे संक्रमित हो जाता है तो मेडिकल साइंस सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकती है। बाकी की पूरी लड़ाई इंसान के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। अब इस पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प और डरावना पहलू सामने आता है वो है ये एक अकेला नंबर 50%। जी हां, ये इस वायरस का संभावित मृत्युदर यानी मोर्टेलिटी रेट है। इसे ऐसे समझिए कि अगर 2 लोग इस वायरस की चपेट में आते हैं तो उनमें से एक की जान जा सकती है। जब यह खबर दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर फ्लैश हुई कि समंदर में फंसे एक जहाज पर ऐसा जानलेवा वायरस फैल रहा है, तो ग्लोबल पैनिक मचना बिल्कुल स्वाभाविक था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और कोई भी देश इस घोस्ट शिप को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं देना चाहता था। तो आखिर ये वायरस शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या करता है कि ये इतना खतरनाक और जानलेवा बन जाता है? असल में हंता वायरस कोई एक सिंगल वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरसों का एक पूरा परिवार है जो मुख्य रूप से चूहों के जरिए फैलता है। और मजे की बात यह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके बिल्कुल अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। एशिया और यूरोप में ये HFRS का कारण बनता है, जो सीधे इंसान की किडनी पर हमला करता है और शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ये HPS के रूप में सामने आता है, जो सच में और भी भयानक है। इसमें मरीज के फेफड़ों में तरल पदार्थ यानी फ्लूइड भरने लगता है और व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो जाती है। मतलब शरीर के अंदर ही डूबने जैसी स्थिति बन जाती है। खैर, ये कोई आज की नई बीमारी नहीं है। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलट कर देखते हैं। 1950s के दशक में कोरियन युद्ध के दौरान पहली बार मॉडर्न मेडिकल हिस्ट्री का सामना इस साइलेंट किलर से हुआ था। उस समय साउथ कोरिया के जंगलों में लड़ रहे 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अचानक एक अनजान बीमारी का शिकार हो गए। उन्हें अचानक बहुत तेज बुखार हुआ, उल्टियां शुरू हुईं और फिर उनकी किडनी फेल होने लगी। उस समय इसका डेथ रेट लगभग 15% के आसपास था। ये बीमारी इतनी डरावनी और अचानक थी कि शुरुआत में डॉक्टर और सेना को लगा कि शायद दुश्मन ने उन पर कोई बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन इस्तेमाल कर दिया है। उस मिलिट्री मिस्ट्री को सुलझाने में वैज्ञानिकों को कोई 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 30 साल का लंबा वक्त लग गया। 1980 के दशक के आसपास एक साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वैंग ली ने आखिरकार इस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने इस बात की पुष्टि की कि ये बीमारी किसी केमिकल वेपन से नहीं, बल्कि चूहों से इंसानों में फैलने वाले एक वायरस के कारण हो रही थी। उन्होंने इस वायरस का नाम साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच बहने वाली एक स्थानीय नदी हंतान नदी के नाम पर रखा और बस यहीं से इसे इसका आधिकारिक नाम मिला, हंता वायरस।
और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि प्रकृति में मौजूद अलग-अलग चीजें कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। 1993 में अमेरिका में नवाहो आदिवासी समुदाय के 10 बिल्कुल स्वस्थ और युवा लोगों की अचानक एक रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, लेकिन तब वहां के आदिवासी बुजुर्गों ने अपने मौखिक इतिहास यानी ओरल हिस्ट्री के आधार पर एक ऐसा पैटर्न बताया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि जब भी एल नीनो मौसम के कारण भारी बारिश होती है तो जंगलों में पाइन नट्स यानी चिलगोजे की बम्पर पैदावार होती है। अब ये नट्स चूहों का सबसे पसंदीदा खाना होते हैं। जब खाना बेहिसाब होता है तो चूहों की आबादी में भयंकर विस्फोट होता है, और जितने ज्यादा चूहे हमारे आसपास होंगे, इंसानों में इस वायरस के स्पिलओवर का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। लंबे समय तक मेडिकल कम्युनिटी का यह मानना था कि हंता वायरस का असर सिर्फ अमेरिका या कोरिया जैसी जगहों तक ही सीमित है। भारत में इसका कोई वजूद नहीं माना जाता था। लेकिन 2005 से 2008 के बीच भारत के तमिलनाडु में हुई वेलोर स्टडी के नतीजों ने सबको हैरत में डाल दिया। वहां के गोदामों में काम करने वाले वर्कर्स और चूहे पकड़ने का काम करने वाले इरूला समुदाय के लोगों की जांच की गई। जब आम जनता के 661 लोगों की ब्लड टेस्टिंग हुई तो चौंकाने वाला नतीजा निकला। लगभग 4% लोगों के खून में हंता वायरस की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज मौजूद थीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये वायरस पिछले कई दशकों से दुनिया भर में हमारे आसपास भी पूरी खामोशी से फैल रहा है, बस हमें इसकी भनक तक नहीं थी। विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही मजबूत धारणा थी कि हंटा वायरस हमेशा और हमेशा सीधे चूहों से इंसानों में आता है और ये कभी भी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता। लेकिन 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना में हुए एक आउटब्रेक ने इस पक्के विश्वास को चकनाचूर कर दिया। वहां एक ऐसा स्ट्रेन सामने आया जिसने जीव विज्ञान के इस बेसिक नियम को ही तोड़कर रख दिया। इसे एंडी स्ट्रेन नाम दिया गया। यह पूरी हंटा वायरस फैमिली का इकलौता ऐसा कंफर्म्ड स्ट्रेन है जो इंसानों से इंसानों में फैलने की खौफनाक क्षमता रखता है। और यही वो सबसे बड़ा बायोलॉजिकल ट्विस्ट था जिसने 2026 के क्रूज शिप इंसिडेंट को इतना खतरनाक बना दिया था। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये एंडी स्ट्रेन इंसानों के बीच फैलता कैसे है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राहत की बात यह है कि ये कोविड या सामान्य फ्लू की तरह हवा में नहीं तैरता। इसके फैलने के लिए बहुत ही क्लोज और लंबे समय तक शारीरिक संपर्क की जरूरत होती है, जैसे कि परिवार के सदस्य जो एक ही बिस्तर या रहने की छोटी जगह शेयर करते हों, या फिर मरीज के बॉडी फ्लूइड्स के सीधे संपर्क में आते हों। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने अर्जेंटीना में कुछ ऐसे मरीजों को भी डॉक्यूमेंट किया है जो सुपर स्प्रेडर्स की तरह काम करते हैं, यानी वे अकेले ही कई लोगों को बहुत तेजी से संक्रमित कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक क्रूज शिप जैसा बंद और क्लोज नेट माहौल इस वायरस के फैलने के लिए कितनी परफेक्ट जगह बन जाता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस खौफनाक खतरे के बीच एक बहुत बड़ी राहत की बात भी छिपी हुई है, और वो राहत है ये नंबर 1 दिन। साइंटिस्ट के अनुसार इस वायरस के इंसान से इंसान में फैलने की जो ट्रांसमिशन विंडो होती है वो बेहद छोटी होती है। औसतन ये बीमारी की शुरुआत में केवल 1 दिन के लिए ही किसी दूसरे इंसान को संक्रमित कर सकता है, यानी कोविड की तरह इसमें हफ्तों तक वायरस फैलाने का कोई खतरा नहीं रहता। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अपनी बीमारी के शुरुआती दौर में ही दूसरों से अलग हो जाए तो इसके फैलने का चांस लगभग ना के बराबर हो जाता है। चलिए अब वापस चलते हैं 2026 के उसी क्रूज शिप पर। सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस लग्जरी जहाज पर यह वायरस आखिर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। जांच में जो सुराग मिले वो हमें पेशेंट जीरो यानी उस डच कपल तक ले जाते हैं जिनकी सबसे पहले मौत हुई थी। मार्च 2026 में अपनी यात्रा शुरू करने से ठीक पहले ये कपल उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था। विडंबना देखिए, खूबसूरत पक्षियों को देखने निकले वो लोग गलती से एक ऐसे कचरा डंप में पहुंच गए जहां चूहों की भरमार थी। सोचिए, अगर वो इस टूर के 2-3 दिन बाद जहाज पर चढ़े होते तो उस एक दिन की छोटी ट्रांसमिशन विंडो के कारण शायद ये वायरस जहाज पर किसी और को नहीं फैलता। लेकिन वो वहां से सीधे जहाज पर आ गए और यहीं से इस पूरी तबाही की शुरुआत हुई। कई दिनों तक समंदर में भटकने और कई देशों द्वारा ठुकराए जाने के बाद आखिरकार 10 मई को स्पेन ने इस जहाज को अपने कैनरी आइलैंड्स के टेनेरिफ पर डॉक करने की इजाजत दे दी। लेकिन जब तक जहाज किनारे लगा तब तक स्थिति हाथ से निकल चुकी थी। कुल 10 कंफर्म्ड केसेस सामने आ चुके थे। इनमें से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी और कई यात्रियों को इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन के जरिए साउथ अफ्रीका और यूरोप के अलग-अलग हॉस्पिटल्स के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा था। यह इस बात का जीता जागता सबूत था कि समंदर के बीचों बीच उस जहाज पर जो कुछ भी हुआ वो सच में कितना भयानक था।
अब इस पूरी घटना के बाद आज पूरी दुनिया के न्यूज़ रूम्स में और लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार गूंज रहा है। क्या हंटा वायरस हमारा अगला वैश्विक पैंडेमिक बनने वाला है? क्या हमें फिर से 2020 जैसे लॉकडाउन, डर और खौफ का सामना करना पड़ेगा? इस डर का सीधा और तार्किक सामना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा एक बीमारी से ज़्यादा खतरनाक होती है। आइए जरा विज्ञान और तर्क की कसौटी पर इस डर को तौलते हैं और समझते हैं कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत क्यों नहीं है। पहली बात, जैसा कि हमने समझा, ये वायरस कोविड या फ्लू की तरह हवा में बिल्कुल नहीं फैलता। दूसरी बात, इसके फैलाव के लिए बेहद करीबी और लंबे शारीरिक संपर्क की ज़रूरत होती है। तीसरी और सबसे अहम बात, इसकी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की है, जो इसे किसी भी आबादी में तेज़ी से फैलने से रोकती है। आपको बता दें कि यूरोप और एशिया में आज तक इसका एक भी ह्यूमन टू ह्यूमन केस दर्ज नहीं हुआ है। इन्हीं सब साइंटिफिक फैक्ट्स को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आम जनता के लिए इसका ग्लोबल रिस्क फिलहाल लो यानी बहुत कम है। इसलिए गहरी सांस लीजिए, ये कोई अगला पैंडेमिक नहीं बनने जा रहा है। हालांकि पैंडेमिक का खतरा कम है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आंखें मूंद कर बैठ जाएं। हमें उस ट्रिगर को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमने नवाहों आदिवासियों की कहानी में देखा था, एल नीनो। जब भी दुनिया में बड़े एल नीनो वेदर इवेंट्स होते हैं, मौसम में अचानक बदलाव आते हैं, बेतहाशा बारिश होती है और चूहों की आबादी में रातों हाथ विस्फोट होता है, और ये सीधे तौर पर दुनिया भर में हंता वायरस के आउटब्रेक का खतरा बढ़ा देता है। ये एक ऐसा साइक्लिक खतरा है जो बार बार लौटकर आ सकता है, और हमें हर हाल में इसके लिए तैयार रहना ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। देखिए, जब हमारे पास कोई वैक्सीन या पक्का इलाज नहीं है, तो बचाव ही सबसे बेहतरीन और इकलौता इलाज है। सबसे पहला काम, घरों को अच्छी तरह सील करें। दीवारों या दरवाजों के नीचे कोई भी ऐसा गैप ना छोड़ें जहां से चूहे अंदर आ सकें। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी पुराने बंद कमरे, गोदाम या स्टोरेज रूम में जा रहा है जहां चूहों के होने की थोड़ी सी भी संभावना है, तो हमेशा N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें, क्योंकि ये वायरस चूहों के मलमूत्र के सूखने और हवा में धूल के साथ उड़ने से ही सबसे ज्यादा फैलता है। और तीसरा, साफ सफाई का सख्त ध्यान रखा जाना चाहिए। खाने को कभी खुला ना छोड़ें और कचरे का सही तरीके से निपटारा करें। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही सशक्त विचार के साथ खत्म करेंगे। बिना किसी वैक्सीन या इलाज के हमारे सबसे अच्छे हथियार जागरूकता और बचाव हैं। हंता वायरस खतरनाक जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विज्ञान ने हमें इससे लड़ने का सही तरीका बता दिया है। जागरूक रहना ही हमारा सबसे बड़ा कवच है। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण एल नीनो जैसे मौसम के मिजाज और उग्र होते जाएंगे, क्या भविष्य में प्रकृति हमें ऐसे और भी घोस्ट शिप्स देखने पर मजबूर कर देगी? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।